नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश मंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, कल हमने करंट कुछ क्विज देखे थे यूनिट 9 के, पर्यावरण से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित उसी का आज लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको एनालिसिस करके ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, जो पर्यावरण का सेक्शन है, वो काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी जनरल है। जनरल मतलब आपके अगर जनरल अवेयरनेस है आसपास आपके क्या घटित हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, बारिश हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है, तो क्यों बारिश क्यों हो रही है, उच्च दबाव कहाँ बन रहा है, निम्न दबाव कहाँ बन रहा है, बारिश इस तरफ क्यों हो रही है, गेहूं की फसल हो रही है, रबी की फसल के लिए क्या फायदेमंद होगी। ठीक है, चने की फसल के लिए क्या फायदेमंद होगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को एनालिसिस यानी कि जनरल जो आपके आसपास घटित हो रहा है उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही इजीली मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इसमें एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो अभी पैटर्न क्या रहेगा हमारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा, फिर ऑप्शंस रीड करूंगा। जब तक आपको टाइम मिल जाएगा आप उस आंसर को गैस कर लीजिएगा, और फिर मैं इसके बाद इसका आंसर बता दूंगा, तो आपको मैच हो जाएगा कि मेरा आंसर करेक्ट था कि ये गलत था। ठीक है, चलिए, इस बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम पास में है तो इस बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ रखा है और आपकी कितना बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, फैक्ट बेसिस पे होते हैं, आपको फैक्ट पता हो तो आप उनको करेक्ट कर दीजिए। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप लॉजिकल या रीजन लगा के एनालिसिस करके आप उसका आंसर्स लेके आ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन को बिना टाइम वक्त किए हुए, सुनामी का प्रकोप के कारण है। सुनामी के बारे में पूछ रहा है। सुनामी, सुनामी के प्रकोप का कारण है। सुनामी सबने सुना होगा सुनामी के बारे में। ठीक है, सुनामी का, तो इसके प्रकोप का कारण पूछ रहा है। महासागरों में हल्के भूकंप और भूस्खलन, महासागरों में भारी भूकंप और भूस्खलन, पहाड़ों पर भारी भूकंप और भूस्खलन, रेगिस्तानों में भारी भूकंप और भूस्खलन। देखिए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता रेगिस्तान। पहली बात तो सुनामी है तो ये पानी में आती है। ठीक है, सुनामी किस में आती है, पानी में आती है। महासागरों में आती है, पानी में आती है, या फिर महासागरों में आती है। ठीक है, समुद्र में आती है या फिर समुद्र में आती है, ओशियन से सीज में आती है, ओशियन या फिर सी समुद्र में आती है। ठीक है, तो सुनामी कहाँ होती है, इनमें आती है। तो अब ये ऑप्शन तो गलत होगा, यानी कि आंसर होगा आपका ए या बी। ठीक है, तो सी और डी तो हो नहीं सकता पहाड़ों पर। अब ए और महासागरों में हल्के भूकंप, तो हल्के भूकंप से सुनामी नहीं जनरेट होती है, सुनामी भारी भूकंप से जनरेट होती है। सुनामी भारी भूकंप और भूस्खलन से जनरेट होती है, और साथ में साथ ही इसका प्रभाव भी है और इसका कारण भी है, ध्यान रखिएगा। प्रभाव भी है और कारण भी है, दोनों चीजें होंगी। मतलब भूकंप भी आएगा, प्लेट्स जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो हिलेंगी। प्लेट टेक्टोनिक होती है, प्लेट टेक्टोनिक, वेगनर की, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक की। किसकी थी, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड 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 वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर की कौन सी थ्योरी थी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए, सुनामी का कारण, सुनामी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। कहीं पे विली विली बुलाया जाता है, कहीं पे विली विली बुलाया जाता है। ठीक है, विली विली कहाँ बुलाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बुलाया जाता है उस सुनामी को, विली विली। ठीक है, टाइफून, इस तरीके से अलग अलग नाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से नाम कहाँ बुलाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। भारतवासियों पर प्रतिवर्ष कौन सी प्राकृतिक आपदाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी एक जनरल क्वेश्चन है कि भारतवासियों पर, इंडिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक, ये भी वर्ड ध्यान दीजिएगा, नेचुरल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, नेचुरल तरीके से कौन सी आपदा या कौन सा डिजास्टर है। आपदा मतलब डिजास्टर, तो प्राकृतिक या नेचुरल डिजास्टर कहाँ की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है। चलिए, इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है, तो चक्रवात, साइक्लोन, बाढ़, फ्लड, भूकंप और या फिर भूस्खलन। तो देखो, भूस्खलन तो एक तरीके से इतना नहीं होगा, क्योंकि भूस्खलन तो ज़्यादातर हिमाचल, हिमालय वाली रीजन जो है वहाँ पे होगा। ठीक है, हिमालयस वाली रीजन पे होगा, और कुछ एक अपना ये वेस्टर्न घाट्स होता है, वेस्टर्न घाट्स, ये वाला, ये रीजन जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, ये वाला वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे होगा। हिमालयस, हिमालय पर कुछ होगा, तो ये तो अधिकतर तो यहाँ नहीं होगा, और लोग भी ज़्यादा नहीं है, तो भूस्खलन तो नहीं होगा। ठीक है, अब चक्रवात, चक्रवात भी कोस्ट वाले इलाके में होंगे, तटीय इलाकों में होगा चक्रवात। ठीक है, चक्रवात कहाँ होगा, तटीय इलाकों में होगा यहाँ केवल, तो पूरे इलाके में ये भी नहीं होगा, तो चक्रवात भी नहीं होगा। अब रही बात बाढ़ और भूकंप में, तो आपको पता होना चाहिए कि सब सर्वाधिक बाढ़, क्योंकि बाढ़ कहाँ कहाँ पे आएगी, बाढ़ अपने, बाढ़ इसका आंसर हो जाएगा। बाढ़ आंसर क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर्वाधिक अपना बाढ़ यहाँ पे, अगर अपन भारत का मैप ड्रॉ करें, ये जनरल रीजनिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है,
ठीक है। भूकंप भी कहाँ पे आता है ज़्यादातर, भूकंप कहाँ पे है, ये अपना प्यारा से भारत बना लीजिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताब में अपने को, एनसीईआरटी की किताब में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में अपने को ये मेंशन, अलग अलग चीज़ों में मेंशन कर रखा है कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक, ये अपना ये बना लिया अपने। ठीक है, और इसको इससे जोड़ के ये श्रीलंका। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये यहीं पे अपने ज़्यादातर भूकंप की संभावना है। ठीक है, भूकंप की संभावना कहाँ पे है, भूकंप की यहीं पे है। ठीक है, अब लेकिन बाढ़ तो यहाँ पूरे गंगा वाले बेल्ट में आ सकती है, बाढ़ तो यहाँ पूरे गंगा बेल्ट में आ सकती है। ठीक है, बाढ़ वाला इलाका तो ये वाला भी हो गया, साथ में साथ ये वाला इलाका भी पूरा कवर हो गया बाढ़ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तेज बारिश रहती है तो चक्रवात होते हैं, तेज बारिश होती है तो ये एरिया भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा बाढ़, क्योंकि मैक्सिमम सर्वाधिक परेशान होने वाले लोग ये है, और ये एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, ई आई ए, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, EIA का अध्ययन होता है, कब होता है इसका, ये भी एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक है। ठीक है, एनसीईआरटी में टॉपिक है, एनसीईआरटी में क्लास 12 का टॉपिक, क्लास 12 13वां 14वां 15वां और 16वां चैप्टर, सब कुछ देखो एनसीईआरटी से ही आता है। इधर उधर बुक्स ज़्यादा में उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है इसका इंग्लिश में नाम। ये एक बार इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ACF के पेपर में पूछा था, ACF के पेपर में पूछा था, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का। तो कब होता है ये, संपूर्ण वर्ष में, मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी 3 मौसम में, सबसे खराब मौसम में। तो ये ऐसा नहीं है, सबसे ऐसा नहीं होगा कि सबसे खराब मौसम में होगा, ये संपूर्ण वर्ष में होता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कब होता है, फैक्ट बेसिस पे आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कब होता है, संपूर्ण वर्ष में होता है। और इससे क्या होता है कि ये एनवायरमेंट के दुष्प्रभावों पर, कि एनवायरमेंट पे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अगर उस चीज़ों को देखा जाए तो वो पैरामीटर देखता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो एनवायरनमेंट पे इतना प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हो गई तो इससे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो वृक्ष की कटाई हो गई, या लोग आबादी ज़्यादा बसने लग गई, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, शहरीकरण जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, शहरीकरण, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरनमेंट में, वो चीज़ें आपको इससे पता चल जाएगी। समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है, समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब ये बहुत, एनवायरनमेंट एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी देखना, मैं आपको इसमें एक अच्छी सी चीज़ बताऊंगा, तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ भी होती है क्या, ऐसा 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 भी होता है कि हमने कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं था। ठीक है, चलो। एंड समुद्र का स्तर मुख्य रूप से किससे बढ़ता है, ऑप्शन ए, भारी वर्षा के कारण, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के कारण, और समुद्र तल के विस्तार के कारण। ठीक है, समुद्र का स्तर किस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारी वर्षा के कारण, तो वर्षा तो समुद्र में से ही होके बारिश हो रही है ना, तो ये नहीं होगा। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के कारण, उससे क्या होगा, ज्वालामुखी अंदर से उठ रही है, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इन दो ऑप्शन से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब बची बात बी, ग्लेशियर और समुद्र तल के विस्तार के कारण, तो समुद्र तल के विस्तार के कारण कितना विस्तार होता रहे तो भी वो इंटरनल है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ग्लेशियर के पिघलने के कारण, अगर ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने क्यों पिघलते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब आप समझिएगा इस चीज़ को, तो इसका आंसर तो बी है, लेकिन बी से इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है, ग्लोबल मतलब ग्लोबल, इंटरनेशनल लेवल पे वार्मिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से ये पिघलेंगे, ये बर्फ़ पिघलेगी तो ये समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है, मार्श डेवलप होगा। मार्श इलाका जानते हैं, कीचड़ वाला मार्श, कीचड़ वाला इलाका डेवलप होगा। ठीक है, कीचड़ वाला इलाका होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलेगी, मीथेन निकलेगी, CH4 मीथेन निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी। और मीथेन गैस आपको पता है किस में इफेक्ट देती है, ग्लोबल वार्मिंग में। तो यानी कि अब वापस देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ये समुद्र तट का लेवल बढ़ेगा, ये पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तट का लेवल बढ़ेगा, कीचड़ बढ़ेगा, मार्श बढ़ेगा तो मीथेन बढ़ेगी, मीथेन बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये चलता रहेगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये धीरे धीरे पूरे ग्लेशियर पिघल जाएगा और ये अंततः समुद्र में समा जाएगा। तो ये चिंता है अपने जो आइलैंड देश है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके जैसे ये हो गया अपना
ऑस्ट्रेलिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्री है यहाँ, ठीक है, यहाँ न्यूजीलैंड है। तो इनको क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे मालदीव्स हो गए इंडिया के बगल में, ठीक है, मालदीव्स, मॉरिशियस, इनको क्या दिक्कत है, इनको यही दिक्कत है कि ये अंततः ये पानी का लेवल बढ़ेगा, पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ये डूब सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में धुएं का उठना निर्भर करता है। कोयले से जलने वाले पावर प्लांट है तो उसमें से धुएं तो निकलेंगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी नहीं दिया, कोई बात नहीं, डी दे लो। ऑल ऑफ दिस यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही करेक्ट है। मतलब ये आंसर होगा कि नहीं होगा ये आप सोचना। कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के बारे में बात कर रहा है। जो कोयले से चलता है पावर प्लांट तो उसमें धुएं निकलती है, तो वो ऊपर की तरफ उठ रही है, धुएं जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो किस पे निर्भर कर रही है, एक बायंसी पे, ठीक है, बायंसी होती है। पानी में बॉल तैरती है वो भी बायंसी होती है, पानी में कुछ चीज़ तैरती है उसमें भी बायोंसी लगती है, बायोंट फोर्स, ठीक है। वातावरणीय स्थायित्व की, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी की, और गैसों का वेग, एग्जॉस्ट गैसों का वेग। तो अब आपको बताना है इसमें क्या तीनों ही आंसर होंगे, क्या एक या दो होगा, क्या दो तीन, एक या तीन। कुछ लोग बोल रहे हैं डी होगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज, लेकिन ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं है, बायोंसी नहीं है इसका आंसर, केवल इसका आंसर है अपना सेकंड और थर्ड। क्यों बायोंसी क्यों नहीं है, क्योंकि बायोंसी तो नेचुरल है, हल्की जो होगी गर्म हवा होगी वो तो ऊपर उठ की तरफ उठेगी, ये तो फिजिक्स का नियम है। हल्की हवा चीज होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, कम ग्रेविटी लगेगी, तो बायंसी तो कहीं लग ही नहीं रही इसमें। तो बायंसी का कोई रोल नहीं है, बायंसी का कोई भी रोल नहीं है इसमें, बायंसी का रोल नहीं है। ये पूछते कि बॉल तैरती है क्यों तैरती है, तो फिर बायंसी का रोल उसमें अपने पास आता। चलिए सिंपल सवाल है, आगे बढ़ते हैं। हाल के दशकों में जंगलों के कटान का परिणाम निम्नलिखित हुआ है। जंगलों का हमने देख रहे कटान हो रहा है, जंगलों का कटान क्यों हो रहा है भाई, जंगलों का कटान क्यों हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो उनको तो कहीं तो रहना पड़ेगा, आबादी बढ़ रही है, आबादी विस्तार हो रहा है, आबादी बढ़ रही है तो उनको रहना पड़ेगा, कहीं तो रहना तो पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, कहीं रहेंगे कहीं मकान बनाएंगे। तो भूक्षरण, भूस्खलन, जैव विविधता की क्षति, उपरोक्त सभी। अब ये क्या आंसर होगा, भूक्षरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जैव विविधता की क्षति या उपरोक्त सभी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता की क्षति तो हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की क्षति तो हो ही रही है, क्योंकि आप पेड़ वगैरह काट रहे हो तो फिर जानवरों का भी पलायन होगा, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की तो कमी देखी जा रही है, तो ये तो आंसर हो ही सकती, ये तो होगा ही होगा। अब भूस्खलन कैसे होगा, ये देखो भूस्खलन, भूस्खलन कैसे होगा, जैसे हिमालय की जो सतह होती है, ठीक है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करता है, इस मिट्टी को बांध के रखता है, ठीक है, ये पेड़ है, ये मिट्टी को क्या करता है, बांध के रखता है, मिट्टी को बांध के रखता है, मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो जहाँ पे लूज सॉइल, उसको बोलते हैं सॉइल लूज या सॉइल टाइट, तो ये सॉइल टाइट है। जहाँ पेड़ है, जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ सॉइल क्या होगी, लूज होगी, तो उसके चक्कर में भूस्खलन होंगे। तो ये ऑप्शन भी होगा, जब दो ऑप्शन सही है इसका मतलब उपरोक्त सभी सभी सही है। भूक्षरण बिल्कुल होगा, भूस्खलन, जैव विविधता की क्षति, सभी चीजें होंगी। इनफैक्ट इनके काटने से, जंगलों के काटने से बहुत सारे एनवायरनमेंट में फैक्टर्स मिलेंगे। वर्षा भी कम होगी, वर्षा कम होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है, ठंडा कम रहेगा, तापमान बढ़ेगा, ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नीचे लिखे प्राकृतिक खतरों में मनुष्य के सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व है। अच्छा ये वापस आ गया है, तो देखो क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ये देखिए एक ही में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी देख लीजिए आप, एक ही साल में दो सवाल रिपीट हुए हैं। तो नीचे गए प्राकृतिक खतरों में, नेचुरल, ये ध्यान रखना, नेचुरल खतरों में मनुष्यों के सर्वाधिक सर्वाधिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व है भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फीला तूफान या फिर सुनामी। तो सर्वाधिक क्षति, मैक्सिमम डैमेज, सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम किससे हो रहा है परेशानी। बर्फीले तूफान तो अपने यहाँ तो इन जनरल बर्फीले तूफान का इतना कोई लेना देना नहीं है, ज्वालामुखी फूटने से भी अपना कोई, क्योंकि वहाँ आसपास इतनी आबादी होती नहीं है। भूकंप और सुनामी, तो और सुनामी से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है सुनामी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो तटीय इलाकों में रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, और तटीय इलाके पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं सुनामी के कारण, सुनामी के कारण पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं, पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं तटीय इलाके। तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा। तो आंसर आपका भूकंप नहीं होगा, आंसर होगा आपका डी, सुनामी। बिल्कुल सही है, करेक्ट, आगे बढ़ो। नीचे लिखे में से प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कौन सबसे उपयुक्त है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से, अभी ध्यान रखना, इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को ध्यान रखा करो, आप अंडरलाइन कर लिया करो ताकि गलती नहीं हो। सबसे सबसे उपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त तो सारे ही है, सबसे पूछा है, उपयुक्त तो सारे ही होंगे, यानी कि अब आपको क्लोज आंसर देखना है। उपयुक्त सबसे उपयुक्त है तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता, समय पर चेतावनी, पुनर्वास, सामुदायिक सहभागिता। तीन चार चीजें होती है, देखो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, सम टोटल है ये, किन एक्टिविटीज का, बिफोर द डिजास्टर,
ड्यूरिंग द डिजास्टर और आफ्टर द डिजास्टर। इसका मतलब बिफोर मतलब आपदा होने से पहले, ड्यूरिंग मतलब आपदा के समय, और आफ्टर मतलब आपदा के बाद। तो सबसे ज़्यादा पुनर्वास ये तो आपदा के बाद वाली सिचुएशन है, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग ये कैसे होगी? सामुदायिक सहभागिता हो सकती है और इंटरनेशनल सहायता, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन ये चीज़ें तो पैसा है, ये चीज़ तो पैसा है, एक तरीके से सपोर्ट है। लेकिन अगर समय पर चेतावनी में मिल जाए तो उन लोगों को हटाया जा सकता है। तो सबसे अगर अच्छा उपयुक्त आंसर माना जाएगा तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, समय पर चेतावनी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शंस चारों ही सही है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे उपयुक्त कौन सा है। चारों ही सही है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी जरूरी है। ठीक है, वो कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट एजेंडा भी दिया था, अपना एजेंडा भी दिया था? योकोहोमा, योकोहोमा स्ट्रेटेजी थी क्या? ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताइएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, चलिए। समय पर चेतावनी इसका सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा कि अगर उसको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तो समुद्र मछुआरों को बोल दिया जाए कि चक्रवात की स्थिति है तो आप मत जाइए मछली, तो उस समय उस समस्या से निपटारा पाया जा सकता है, उन लोगों को वहां से सही तरीके से इवैक्यूएट हो जा सकता है। पुनर्वास जैसी समस्या, ये तो आपदा घटित होने के बाद वाली सिचुएशन है। सामुदायिक सहभागिता से क्या होगा, म्यूचुअल कॉपरेशन से क्या होगा कि लोग मिल बांट के उससे कॉपर कर सकते हैं, उस डिजास्टर से बच सकते हैं। महासागरों में झुग्गी झोपड़ियां किसका परिणाम है? सिंपल से, महासागरों में झुग्गी झोपड़ियां किसका परिणाम है, किसका कारण है, किसके कारण हुई है? गांव से शहर की ओर पलायन, शहरों के कुछ क्षेत्रों में गरीबी, शहरों में अभिरचना का अभाव, शहरी अभिशासन। सभी ऑप्शंस क्लोज है, लेकिन इसका सबसे झुग्गी झोपड़ियों का क्या कारण है? गांवों से शहरों की ओर पलायन, माइग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन। गांव से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है लोगों का, क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटर उनको सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सुविधाओं को लेकर चाहिए। बिल्कुल मतलब क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो ऑप्शंस आप कंफ्यूज होंगे और गलत करते रहेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये गांव से शहर की ओर पलायन का आंसर है। और आखिरी आखिरी सवाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? अगर आप राजस्थान से हो तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपका ये गलत होना ही नहीं चाहिए, वरना तो पाप है। अगर ये सवाल आप राजस्थान से होकर गलत कर रहे हैं तो ये पाप है आपके लिए। ठीक है, क्या है? पाप है। चलो, अब मैंने इतना हिंट दे दिया तो अब आपको पता ही चल गया होगा। भारत के थार मरुस्थल में, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, हिमालय के समिश्रण क्षेत्रों में, हिमालय के तराई क्षेत्रों में, नहीं नहीं, यहाँ स्वैम्प डियर पाया जाता है। इधर स्वैम्प डियर पाया जाता है। स्वैम्प डियर नहीं, मस्क डियर। मस्क डियर उसकी मूछ होती है, मतलब ठीक है, डियर मतलब हिरण। ठीक है, मस्क हिरण पाया जाता है। और स्वैम्प हिरण कहाँ पाया जाता है? स्वैम्प हिरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसी तरीके से कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, कीबुल लमजाओ, कीबुल लमजाओ। ठीक है, तैरते हुए इसमें तैरते हुए कीबुल लमजाओ, तैरते हुए हिरण बोले जाते हैं एक तरीके से। तो तैरते हुए हिरण कीबुल लमजाओ मणिपुर में, मणिपुर में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये, तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है कौन सा? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। चलो, इसका आंसर अब आपको पता ही चला गया होगा। तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, भारत के थार मरुस्थल में। थार कौन सा? राजस्थान वाली क्षेत्र का। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात क्या है कि आईयूसीएन आपको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है आईयूसीएन का। ये लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट निकालता है डेटा की। तो उसमें इस पक्षी की कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि ये विलुप्ति की कगार पर है, इसको बचाया नहीं गया तो ये विलुप्त हो जाएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, वल्नरेबल होती है, एंडेंजर्ड होती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड होती है, एक्सटिंक्ट होती है, मतलब जो खत्म हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गई। तो ये कौन सी है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ध्यान रखिएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। आईयूसीएन रेड लिस्ट, कौन निकालता है रेड लिस्ट? रेड लिस्ट पूछ ले कौन निकालता है रेड लिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए आईयूसीएन निकालता है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इतना सब आपको
स्विट्ज़रलैंड, इतना सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें अलग अलग स्पीशीज़ के मतलब अलग अलग जानवर होते हैं, उनकी अलग अलग लिस्टें होती है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। चलो इसमें ये आपको पूछना टाइगर कौन से लिस्ट में है, तो टाइगर आपके है एंडेंजर्ड। टाइगर आपके है एंडेंजर्ड, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, केवल एंडेंजर्ड है। चलो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इनसे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, हमको किस तरीके से एनालिसिस करना है। जय हिंद, जय भारत।